हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ की सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेंगे। और महाराणा प्रताप जी का ये फोर्ट था राजस्थान चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ फोर्ट के अपन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और जो गब्बर भैया है अपन को पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं ये चित्तौड़गढ़ के बारे में। और हमारे साथ बबलू भैया भी आए, तो बबलू भैया और हम सब पूरा एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ को। और फिर हमारे गाइड से भी तुमको मिला था उसका भी लियो आगे से। हाँ, ये चित्तौड़गढ़ का किला है। ये अब एंट्री हो रही है अंदर। पहला गेट लगा है पांडल पोल, जहाँ से महाराणा प्रताप भी यहाँ पे एक लंकित जोरला पोल गया। अभी हमारे गाइडर वो अपन को इन्फॉर्मेशन देंगे सारी चित्तौड़गढ़ के बारे में। और वो गब्बर भाई के भाई है, तो इसके कारण उनको सारी जानकारी है। बहुत अच्छा से वो गाइड करेंगे अपन को। तो देखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की और हिस्ट्री कैसी है यहाँ पे। और अभी गुड्डू भाई तुम गाइड करो हमको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोस्ट वेलकम टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज वेट। मोस्ट वेलकम टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। थैंक यू। दिल्ली में, बट सभी लोग मुझे गुड्डू के नाम से जानते हैं। एक्चुअली हम लोग जिस किले को यहाँ पर देखने के लिए आए, ये एक हिस्टोरिकल पैलेस, एक ऐतिहासिक जगह, एक माहिती वाली जगह। अगर हम लोग यहाँ की माहिती समझेंगे तो लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का किला देखा। नहीं तो एक छोटी सी कहावत है इस किले के बारे में। जब आप लोग इस पूरे किले को घूमोगे ना, तो इस किले के अंदर 90% जो पेड़ है वो है कस्टर्ड एप्पल। समझते ना, सीताफल। 90% पेड़ इस किले के अंदर सीताफल के पेड़ है। तो लोगों ने क्या कहा इस किले के बारे में? इस किले के अंदर खाने के लिए सीताफल है, सुनने के लिए माहिती है, और देखने के लिए पत्थर ही पत्थर है। लेकिन हम लोग इन पत्थरों का महत्व समझेंगे तो लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का किला देखा। एशिया का सबसे बड़ा किला, जैसा कि भाई ने आपको वहां बताया था। अब एशिया का सबसे बड़ा किला क्यों है? क्योंकि ये जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है 13 किलोमीटर के अंदर। 700 एकड़ 700 एकड़ इस किले की जमीन है। और अगर हम लोग इसी किले को बाय द वे हेलीकॉप्टर द्वारा, बाय द वे अगर इसको हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाए, तो इसका जो एक आकार है बिल्कुल वेल मछली के आकार का बना आपको पूरा किला दिखाई देगा। 700 एकड़ जमीन का इस किले का जो निर्माण हुआ था, वो हुआ था आज से ठीक 1600 साल पहले। 1600 साल पहले, यानी कि 5 सेंचुरी के अंदर, 5वीं शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण किया था मौर्य वंश के राजा चित्रांगज मौर्य ने। जब चित्रांगज मौर्य ने इस किले का निर्माण किया ना, उस वक्त इस किले को सबसे पहले नाम दिया था चित्रकूट। और चित्रकूट को धीरे धीरे बदल करके रखा गया है चित्तौड़गढ़। अब किले के अंदर आने के लिए आप लोगों ने 7 गेट, 7 दरवाजे पार करने के बाद आप लोग किले के अंदर आ चुके हो। जमीन से 580 फीट की हाइट और बॉम्बे सी लेवल से 1850 फीट की हाइट पर आप लोग खड़े। 700 एकड़ जमीन के अंदर कहते हैं कि उसी जमाने के अंदर, जमाना आप समझ चुके होंगे, यानी कि उस शॉर्ट समय के अंदर इस किले के अंदर 113 टेम्पल, 113 मंदिर, 84 लेक, छोटे बड़े तालाब, कुंड, बावड़ी, और 16 उस जमाने के अंदर छोटे बड़े महल हुआ करते थे। अब हुआ क्यों करते थे, प्रेजेंट टाइम में क्यों नहीं है? वो इसलिए इस किले के अंदर एक या 2 राजाओं ने राज नहीं किया। इस किले के अंदर 55 राजाओं ने राज्य किया था। अब 55 राजाओं के बीच शोर है, 100% है। इस किले के ऊपर कई बार अटैक हुए होंगे, कई बार। यहां तक कि हिस्ट्री में इस किले के बारे में लिखा है, इस किले के ऊपर 27 टाइम कई बड़े बड़े अटैक हुए। लेकिन उन सभी अटैक में से ओनली फॉर 3 टाइम, 3 बार ऐसी भी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर यहाँ के राणाओं को, यहाँ के राजाओं को हार का सामना भी करना पड़ा। अब वो 3 अटैक किसने किए? उनमें से सबसे पहले इस किले के अटैक हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जब इस किले के ऊपर अटैक करते हैं ना, उस समय हमारे यहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम था रानी पद्मनी। वो रानी पद्मनी जो उस जमाने की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लेडीज, इतनी सुंदर थी कि इतिहासकारों ने उनके बारे में क्या लिखा है कि रानी पद्मनी इतनी सुंदर थी कि यदि अगर वो पानी पीती थी तो सामने वाला व्यक्ति उसके गले से महसूस कर सकता था कि उसके गले से जल उतर रहा है।
जब उसी रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पर अटैक किया, उस अटैक के समय, उस लड़ाई के समय हमारे यहाँ के राणा थे रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी के हस्बैंड। उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रानी पद्मिनी अपनी पतिव्रता को कायम रखने के लिए इसी किले के अंदर एक विशाल अग्नि जलाती है, और उसी अग्नि में हमारे यहाँ की कई हजार लेडीज जब उस अग्नि में जिंदा जल करके जान देती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जौहर प्रथा। जब रानी पद्मिनी जौहर जलाती है तो उसके बाद हमारे मेवाड़ में, अब मैं चित्तौड़ को छोड़ करके मेवाड़ बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के भी भाग है, मेवाड़, मारवाड़, वागड़, इस तरीके। तो इस मेवाड़ में क्या किया जाता है, जौहर के बाद एक कंपलसरी रूल्स स्टार्ट कर देते हैं। एक कंपलसरी रूल्स, एक ऐसी परंपरा जिसे हम लोग कहते हैं सती प्रथा। रानी पद्मिनी के बाद यहां रेगुलर कर दिया कि अगर अब यहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कारण, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को उसी पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था, जिन्हें हम लोग कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का ऑब्जेक्शन हुआ था हमारे देश के रहने वाले राजा राम मोहन राय। उन्होंने जब इस परंपरा का ऑब्जेक्शन उठाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इस परंपरा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर अटैक करता है, किसके लिए करते हैं, रानी पद्मिनी के लिए। नाराज तो नहीं हुए मेरे सवाल से, क्योंकि मुझे मालूम तो हो कि भाई कौन सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो देखिए, रानी पद्मिनी के लिए अटैक किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि जिसके लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्होंने जौहर जला लिया, अब रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं, गुस्से में आकर यहाँ के कई मंदिर, कई पैलेसों को नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि उस जमाने में 113 मंदिर, 84 लेक एंड 16 पैलेस हुआ करते थे। जब धीरे धीरे आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इस किले को अपने कब्जे में लिया, तब इस किले के 3 भाग कर दिए। अब वो 3 भाग कौन से? पहला भाग जो 7 गेट क्रॉस करने के बाद आप लोगों ने रास्ते के अंदर कुछ मकान देखे होंगे। कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो उस जमाने से राजाओं की सेवा करते थे, जिसके अंदर पंडित, पुरोहित, महाजन लोग, जिनके पास राजा द्वारा दिया प्रूफ एक ताम्रपत्र है, वो लोग आज फोर्ट के अंदर मौजूद है। जहां हम लोग खड़े हैं, यहां से लेकर के हम लोगों को पद्मिनी पैलेस तक, यहां से लेकर के पद्मिनी पैलेस तक हम लोगों को कुछ इसी तरीके से कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे मोन्यूमेंट देखने के लिए मिलेंगे जो हिस्ट्रिकल पैलेस है। वही पद्मिनी के बाद पूरा फॉरेस्ट यानी कि जंगल का एरिया जाता है। अब यहां पर आपको 2 मोन्यूमेंट, 2 मंदिर यहां दर्शन करना है। अब 2 मंदिर कौन से? पहला मंदिर, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम मंदिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, लेकिन इसी टेम्पल को बनाया था 8th सेंचुरी के अंदर। ये जो टेम्पल देख रहे हैं आप लोग, 8th सेंचुरी का बना हुआ है बप्पा रावल द्वारा। बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी के अंदर जब इस मंदिर को कंप्लीट किया, तब यह मंदिर विष्णु वराह का, विष्णु भगवान के 3रे अवतार होते हैं वराह। आप लोग कैसे पहचानोगे? ये वराह अवतार का मंदिर था। लेकिन जब आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मंदिर के सामने आपको ध्यान देना है, वहां पर आपको स्थान दिखाई देंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं गरुड़। गरुड़ यानी कि विष्णु के वाहन। अब उन्हीं से पहचाना जाता है ये मंदिर विष्णु वराह का था। लेकिन मैंने आपसे कहा कुंभ श्याम मंदिर। अब कारण मैंने आपके सामने रखा है कि लड़ाई के समय यहाँ के कई मंदिर खंडित हुए, लेकिन इस मंदिर को दोबारा कंप्लीट कर दिया। यानी कि इस मंदिर को सेकंड टाइम कंप्लीट किया 1448 में महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा 1448 में जब इस मंदिर को दोबारा कंप्लीट करते हैं तो मंदिर के अंदर राधा, कृष्ण और बलराम की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, और इस मंदिर को अपने नाम अटैच किया जाता है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ के माने महाराणा कुंभा और श्याम के माने कृष्ण, जो आपको दर्शन करना है। दैट्स ऑल, समझ में आ गया? अब इसी तरीके से इस मंदिर के बाजू में, इसी मंदिर के बाजू में यहीं पर एक मंदिर और है, और उस मंदिर का नाम है मीराबाई का मंदिर। नाम सुना होगा? शायद ही हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिसने मीराबाई के बारे में नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो। एक्चुअली मीराबाई हमारे राजस्थान के दूसरे भाग, मीराबाई चित्तौड़ नहीं, मीराबाई राजस्थान के दूसरे भाग यानी कि मारवाड़ की रहने वाली थी। जोधपुर के पास मेड़ता सिटी के बाजू में एक छोटा सा विलेज जिसका नाम है कुर्की, यानी मीराबाई कुर्की नामक विलेज की रहने वाली। दूधाराव की पोती राव रतन सिंह उनके पिता का नाम था। उन्हीं की बेटी जो बचपन से कृष्ण भक्ति किया करती थी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि ज्यादा डीप में जाऊंगा ना तो आधे तो इधर उधर हो जाएंगे। ये जरूर पढ़ा है ना आप लोगों ने कि मीराबाई कृष्ण की लोटेड बाय कृष्ण, है ना? तो मीराबाई बचपन से कृष्ण भक्ति करती थी, लेकिन बेटी एक पराया धन होता है। बेटी तो पराया धन होता है। जब मीराबाई जवान हुई, बड़ी हुई, तभी उनका विवाह यानी उनकी शादी कर दी गई थी। हमारे चित्तौड़ के राणा थे महाराणा सांगा, जिसको इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। अब संग्राम सिंह कौन थे? क्योंकि अक्सर यहाँ पर जब लोग घूमने आते ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग राणा प्रताप का किला देखने के लिए जा रहे हैं, महाराणा प्रताप का किला देखने के लिए जा रहे हैं। तो उन्हीं के ग्रैंडफादर जिनका नाम था संग्राम सिंह, उनके सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम भोजराज।
अब भोजराज के साथ में मीरा की शादी होती है। शादी के बाद भोजराज मीराबाई को यहाँ लाए, तब उनको पता चला कि मीरा एक कृष्ण भक्ति करती है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो खुद एक संगीत यज्ञ होते हैं। मीरा को ब्याहने के बाद जब यहाँ लाया गया, तब उनकी आराधना के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए उस जमाने में एक मंदिर कंप्लीट किया, जिसको आज आप और हम लोग मीराबाई के मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन मीराबाई का एक बैड लक रहा, एक ऐसा दुर्भाग्य रहा कि शादी के कुछ ही समय के बाद किसी कारण से भोजराज का देहांत हो गया। उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। अब देहांत के बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, मीरा के देवर विक्रमादित्य गद्दी पर बैठ गए। भाभी को समझाया गया कि भाभी अब आप विधवा हो चुकी हैं, अब आपको ये साधु, इन संतों के साथ में रहना, ये नाचना गाना शोभा नहीं देता। हम सूर्यवंशी लोग हैं और हमारे मेवाड़ में एक परंपरा है, वही परंपरा जिस परंपरा के बारे में मैंने आपको अभी समझाया। जब भाभी को सती प्रथा के बारे में समझाया गया, तो भाभी ने अपने देवर को क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा ने कृष्ण के कई गीत रचे। उन्होंने अपने देवर को समझाया कि मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने अपने पति को कभी पति स्वीकार नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझे अपना पत्नी स्वीकार किया है, तो मुझे सती होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब जब मीरा को कई तरीके से समझा, कई तरीके से उन्हें टॉर्चर किया, लेकिन मीरा के नहीं मानने पर उन्हीं के देवर फिर अपनी भाभी को कहते हैं, तो फिर हम भी देखते हैं आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। और उसी मंदिर में जो आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं, उसी मंदिर में मीरा के लिए भेजा जसपान पढ़ा है कि मीरा को राणा ने विष दिया। ये वही मंदिर है जब मीरा के सामने, मीरा के मंदिर में उन्हीं के लिए जब पॉइजन, यानी कि जहर, विष का मतलब होता है पॉइजन, जब मीरा के लिए पॉइजन रखा जाता है, तो मीरा जानती थी इसमें जहर है, फिर भी इसे उठाती है और जिसकी भक्ति करती थी ना, उन्हीं का नाम लेती है, हरे कृष्णा हरे राम के करके पी जाती है। वही नेचुरल अमृत में बदल जाता है। कहते ना कि जाखो राके साइया, जिसके सर पर अगर इतनी बड़ी हस्ती का, तो उनको कौन मार सकता है। अब इसी तरीके से मीरा को मारने के लिए एक प्रयास और किया जाता है, जहर से काम नहीं चलता है, तो क्या करते हैं, इसी मंदिर में जहरीले सांप के टोकरे छोड़ जाते हैं, वही उनकी भक्ति के आगे फूलों की माला बन जाती है। अब जब मीरा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद अपना ससुराल छोड़ देती है, जब ससुराल छोड़ती है ना, तो अपने साथ में अपने कृष्ण की मूर्ति उठाती है और यहाँ से बाई वॉक पैदल फिर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद वो कुछ समय अपने मायके में बिताती हैं, लेकिन जब उनका मन नहीं लगता है, तब वो करती है पूरे भारत का भ्रमण, और उसी भारत भ्रमण में वृंदावन, और वृंदावन से होते हुए गुजरात द्वारका में पहुंच जाती है। द्वारका जी के अंदर मंदिर बनता है, वहां पर वो अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना करती है। बट यहां से जाती है ना, तब यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम, कई परेशानी आने लगती है। तब मीरा के देवर के समझ में आता है कि वास्तविकता अपनी भाभी सही है। अपनी भाभी को लेने के लिए वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद जब भाभी के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, तो भाभी ने कहा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने भगवान, अपने कृष्ण से पूछने के बाद। जैसे ही मीरा उस मंदिर के अंदर जाती है, बाहर से पट बंद हो जाती है। कई लोगों ने उन्हें उस वक्त उस मंदिर के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन बैग रिटर्न नहीं होती है। कहते हैं कि मीरा अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना करती हुई उसी कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है, समा जाती है। इसीलिए मीरा के जन्म के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो कि मीरा का जन्म तो हुआ था 1503 में, लेकिन उनका मृत्यु सर्टिफिकेट आपको किसी भी इतिहास के अंदर पढ़ने के लिए, ना कभी आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा। मीरा का मंदिर जब दर्शन करोगे, तो मीरा के मंदिर के सामने उनके गुरु थे संत रविदास जी। अभी थोड़े दिन पहले उनकी जयंती थी। संत रविदास जी जो सुरुल कास्ट थे, उन्हीं के वहां पर पादुचरण है। ये दोनों मंदिर दर्शन करने के लिए आपको मोबाइल तो प्रयोग कर सकते हैं, बट मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर हम लोग मोबाइल फोटोग्राफी नहीं होती है। एक तो ये छोटी सी बात। दूसरी बात है, जब मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मीरा कृष्ण की मूर्ति लेके चली गई, अगर आप दर्शन करोगे तो वहां मूर्ति दिखेगी। वो मूर्ति पहले आर्कोलॉजी ने वहां पर एक पेंटिंग रखी गई थी, उस पेंटिंग को हटा करके 2001 के अंदर BCW बिरला सीमेंट का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, चेतक सीमेंट के नाम से, जो जयपुर अगर घूमने कभी जाएं या जाना हो, वहां पर बहुत बड़ा बिरला का मंदिर है। उन्हीं मैडम द्वारा 2001 के अंदर एक मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई है। 1 head and 5 body है। लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति डांस कर रही है। हाँ, डांस कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे डांस करी, बट एक्चुअली 1 head और 5 बॉडी देखिए आप। हाँ, ये मीरा के गुरु थे संत रविदास जी, उनके पादुका है। उनकी पादुका है रविदास जी की। रविदास। अच्छा, यहाँ पे स्टिकर मिलते हैं फ्रिज को लगाने के लिए, और ये सब हाथी ले लो, ऊँट ले लो, कौन भी ले लो। ये नहीं रे, तो के अंदर से लेना, उसका बहुत अच्छा आएगा। एलिफेंट, बट ओनली 1 स्टोन। परमिशन नहीं है।
4 जगह है समझने के लिए। अब 4 जगहों में से सबसे पहले तो हम लोग उस मीनार के बारे में बात कर लेंगे, टावर के बारे में। ये जो आप लोग टावर देख रहे हैं इसका नाम है विजय स्तंभ। हम लोग इसको विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब विजय स्तंभ क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं कि विजय की याद में बनाया, और विजय की थी हमारे चित्तौड़ के राणा महाराणा कुंभा। शायद मैंने वहां नाम बताया तो आपको याद हो तो। उन्हीं महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट विजय किया था, 2 स्टेट। अब 2 स्टेट कौन से थे? एक मालवा और दूसरा गुजरात। अब मालवा मीन्स एमपी मध्य प्रदेश, पहले के जमाने में एमपी को मालवा कहा जाता था। तो मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद सिटी का निर्माण किया था। इन दोनों राजाओं को लड़ाई के अंदर महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्ति की, और विजय प्राप्ति की खुशी में विजय स्तंभ बनाया। 1448 में इसको स्टार्ट किया बनाने के लिए, 1458 में कंप्लीट हुआ। 1448 से 1458 यानी कि 10 साल। 10 साल इसको बनने में लगते हैं। 90 लाख रुपया खर्चा आता है, 90 लाख रुपए। आज के जमाने के गांधी साहब नहीं, उस जमाने में जो कि सोने और चांदी की मोहरें हुआ करती थी। 90 लाख रुपए की लागत से कंप्लीट होता है। 122 फीट इसकी हाइट है, 122 फीट, 122 फीट की हाइट है, और 157 पायरियां, 157 पायरियां हैं जो 9th फ्लोर तक जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब बंद कब किया? कोविड के समय से। 17 मार्च 2020 से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। यदि उससे पहले आते तो शायद मैं आपको इसके ऊपर चढ़ा सकता था, बट कोविड के समय से इसको बंद कर दिया है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। उसको दूर से देखते हैं तो उसका आकार क्या है? ब्रॉड एंड आफ्टर नैरो। बट इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एक भगवान शंकर के डमरू के आकार का आपको दिखाई देगा, ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड। राजस्थान का गौरव है। राजस्थान पुलिस की जो बैच बनती है ना, यही टावर आपको राजस्थान पुलिस की बैच पर बना दिखाई देगा। हिंदू संस्कृति के हिसाब से बनाया गया, हिंदू धर्म के हिसाब से 9 ग्रंथ होते, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर 9 मंजिल का है। वही देवी देवता जिनकी पूजा की जाती है इसके बाहर आपको अंकित दिखाई देंगे। समझ में आ गया आपको विजय स्तंभ पूरा कंप्लीट? विजय स्तंभ के बाद में आपको यहाँ से एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा होगा। उस पीपल के पेड़ को चारों तरफ से लोहे की रेलिंग से बंद कर रखा है। यहाँ से देखिए, ये चारों तरफ से बंद कर रखा है, और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है। आप वहां जाओगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह रुक करके हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, मजा नहीं आएगा, क्योंकि आधे बच्चे सुन पाएंगे, आधे नहीं सुन। तो वहां चारों तरफ, वहां पर एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है जौहर स्थल। जौहर के बारे में मैंने आपको वहां बताया था। वहां जो लोग खड़े हैं वहां पर भी बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और तीनों अटैक के बारे में पूरा लिख रखा है वहां पर। जो 3 अटैक मैंने आपसे कहा था ना, लेकिन बताया मैंने अभी आपको एक ही है। जब पहला अटैक हुआ पद्मिनी का, उस समय कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने एक गुफा के अंदर, यानी रानी पद्मिनी का जौहर के बारे में क्या लिखा है लोगों लिखने वालों ने, एक सुरंग के अंदर रानी पद्मिनी ने जौहर जलाया। लेकिन वैज्ञानिक नहीं मानते सर। अब वैज्ञानिक क्यों नहीं मानते उस जौहर के बारे में? जौहर तो किया है, राइट है, बट उनका ये मानना है कि जब रानी पद्मिनी ने जौहर किया तो 16,000 लेडीज के साथ में जौहर किया। अब 16,000 लेडीज को किसी गुफा में, किसी अंडरग्राउंड में जलना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तब क्या हुआ, इस किले की जब खुदाई हुई, जो एरिया में आपको बता रहा हूं, उस एरिया से कुछ ऐसी चीजें पाई थी, जैसे हाथों के कंगन, कानों की बालियां, मंगलसूत्र, कई ऐसे आभूषण, हड्डी, राख जब वहां से बरामद हुई, तब गवर्नमेंट ने माना कि यही एक जौहर कुंड है। कुंड के माने होता है डीप, लेकिन वहां डीप नहीं, पूरा कंप्लीटली बंद कर रखा है। अब बंद क्यों हुआ? उसका कारण है, जो 3 अटैक मैंने आपको बताए थे, उसमें सेकंड अटैक किया था इस किले के ऊपर बहादुर शाह गुजरात द्वारा। बहादुर शाह गुजरात द्वारा जब 1535 में जब वो अटैक करते हैं, उस समय हमारे यहाँ की रानी थी राजकुमारी रानी कर्णावती। अब रानी कर्णावती कौन थी? बूंदी की राजकुमारी और संग्राम सिंह की वाइफ। संग्राम सिंह का नाम मैंने आपको बताया था अभी, जो राणा प्रताप के ग्रैंडफादर, उन्हीं की वाइफ राजमाता कर्णावती उस समय यहाँ का शासन चलाती है। अब शासन चलाने का किसी लेडीज को, किसी राजकुमारी को शौक नहीं था, लेकिन संग्राम सिंह का एक युद्ध होता है पानीपत के अंदर बाबर के साथ में। उस युद्ध में जब बाबर के साथ में युद्ध होता है, तो उस युद्ध के अंदर यहाँ के संग्राम सिंह घायल हो जाते हैं, और उस घायलता का फायदा उठाते हैं बहादुर शाह। और 1535 में जब इस किले के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसी समय रानी कर्णावती अपनी बुद्धिमान का पता देते हुए अपनी हेल्प के लिए हुमायूं को राखी भेज जाती है। हुमायूं को जब राखी भेजते हैं, लेकिन हुमायूं राखी का मीन्स नहीं समझ पाते, और बहादुर शाह इस किले के ऊपर आक्रमण कर देता है। और रानी कर्णावती अपने सबसे छोटे बेटे उदय सिंह, जिसका नाम था महाराणा प्रताप के पिता,
मैंने 2 पुत्र के नाम वहां बताए थे, भोजराज, विक्रमादित्य, मीरा के देवर, और तीसरे और सबसे छोटे बेटे होते उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता। उस समय छोटे होने के कारण दाई माँ की शपथ कर दे दिया जाता है। रानी कर्णावती क्या करती है, अपने सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को दाई माँ यानी कि परवरिश करने वाले, उनको सुपुर्द कर देती है। और रानी कर्णावती यहाँ पर 13,000 लेडीज के साथ में जोर चला लेती है। अब इसी तरीके से इस किले के ऊपर तीसरा और आखिरी अटैक होता है अकबर के समय 1568 में। 1568 में जब अकबर इस किले पर अटैक करते हैं, उस समय हमारे यहाँ के राणा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ का राज चलाते हैं, लेकिन उदय सिंह इतने पावरफुल नहीं होने के कारण हमारे यहाँ के सेनापति थी जयमल और फत्ता। उदय सिंह को सेनापति द्वारा समझाया जाता है कि आपने एक नई नगरी का निर्माण किया जिसको आप लोग उदयपुर कहते हैं। उदयपुर उदय सिंह ने ही बसाया। यानी कि अगर आप लोग राणा प्रताप के बारे में, उदय सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, कुंभलगढ़ और उदयपुर घूमोगे तब वहां पर उनकी हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से उदय सिंह उदयपुर चले जाते हैं। यहाँ की लड़ाई हमारे यहाँ के सेनापति जयमल और फत्ता लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर लास्ट जौहर होता है 1568 के अंदर 5,000 लेडीज के द्वारा। अब मैंने आपसे कहा पहला 16,000, 13,000 एंड लास्ट 5,000 क्यों? इसका कारण ये रहा कि जब उस समय लड़ाई होती है, उस समय यहाँ की जो औरतें, जो लेडीज जो लड़ सकती थी, उन्होंने अपने बच्चों की आहुति दी और यहाँ की औरतें लड़ने में चली गई। इसीलिए लास्ट जोर होता है 5,000 के द्वारा यहाँ पर। उसी अटैक के बाद में ये फोर्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि उदय सिंह उदयपुर चले गए। अकबर इस किले को अपने अधीन में लेते हैं। कुछ समय राज करने के बाद दिल्ली चले जाते हैं और उसी समय से फोर्ट बंद होने के कारण यहाँ पर जो डीप था, धीरे धीरे गड्ढा था जो मट्टी से भर गया। गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो मैं ब्लैक बोर्ड बता रहा हूँ, उसी जगह पर एक छोटा सा हवन कुंड बना दिया। आज भी इसी जगह पर आने